हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू द क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा है। कोई बात नहीं, अभी हम इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेंगे तो आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। क्या है आज का क्वेश्चन? द स्ट्रक्चर विच डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द ब्रीथिंग मूवमेंट्स इन मैमल इज। इनमें से ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जो मैमल्स में ब्रीथिंग को कंट्रीब्यूट नहीं करती है, यानी कि सांस लेने में मदद नहीं करती है? कौन कौन सी है? ऑप्शंस हैं लेरेंक्स, रिब्स, डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, ब्रीथिंग मैकेनिज्म कहाँ पढ़ा था हमने? रेस्पिरेशन याद कीजिए, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारा चैप्टर था ना, वहां पढ़ा था। और ब्रीथिंग क्या चीज है? रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। और ब्रीथिंग के अंदर फर्दर दो पार्टों में डिवाइड किया गया है ब्रीथिंग को। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर आपको अपने आप ही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ब्रीथिंग मैकेनिज्म में दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। ब्रीथिंग में क्या चीज है? सांस लेना और सांस छोड़ना। इंस्पिरेशन मतलब बाहर से जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसको हमारी बॉडी में अंदर लेना, इंस्पिरेशन है। और जो हमारी बॉडी में एल्वियोलर एयर है, यानी कि मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको बाहर छोड़ना एक्सपीरेशन हो गया है। दो चीज समझ में आ गई, दो बातें हैं ब्रीथिंग की। ये जो एयर की मूवमेंट है अंदर और बाहर, ये किस वजह से होती है? ये होती है प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से। और वो प्रेशर ग्रेडियंट किस में होता है? लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में। किस में होता है? लंग्स एंड एटमॉस्फेयर के बीच में जो प्रेशर ग्रेडियंट है, आप सभी को पता है, जैसे अदर लिक्विड्स होते हैं या एयर है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करती है। ठीक है ना, करते हैं। लिक्विड्स भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करते हैं। इसी तरह से एयर भी जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करती है। तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या हुआ कि एयर का प्रेशर जो लंग में है और जो एटमॉस्फेयर में है एयर का प्रेशर, उनके बीच का डिफरेंस प्रेशर ग्रेडियंट हो गया है। ठीक है, ये बात तो आप पढ़ते आ रहे हैं ना, जनरल बात है। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट बनता कैसे है? पहले इंस्पिरेशन की बात करते हैं। इसमें क्या होता है? लंग्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। लंग्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज कैसे होता है वो अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, इंक्रीज किस वजह से होता है? वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है तो उसके अंदर जो लंग्स के अंदर जो एयर है उसका प्रेशर डिक्रीज हो गया है, कम हो गया है। और अब वो इतना कम हो गया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर उससे काफी ज्यादा है। ठीक है, और हाई प्रेशर बाहर है एटमॉस्फेयर में और लंग्स में लो प्रेशर है, तो एयर कहाँ मूव करेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, यानी कि एयर अंदर आ जाएगी, इंस्पिरेशन हो जाएगा। एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर है एयर का, तो वो लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी जो कि हमारे लंग्स में। समझ में आ गया इंस्पिरेशन में क्या होता है? इसी तरह एक्सपीरेशन में क्या होता है? लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज किस वजह से होता है अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, डिक्रीज हो गया है तो लंग्स के अंदर जो एयर है उसका प्रेशर इंक्रीज हो गया है, और वो इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो अब हाई प्रेशर कहां बन चुका है? हमारे लंग्स में बन चुका है। हाई प्रेशर लंग्स में है तो लो प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, तो लंग्स से एटमॉस्फेयर में एयर मूव कर जाएगी। समझ में आ गया? कोई डाउट? अब
अब देखिए क्या क्या चीज वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करती है। लंग्स का जो वॉल्यूम है, या आप थोरेसिक कैविटी कह सकते हैं या पल्मोनरी वॉल्यूम भी कह सकते हैं, वो किस वजह से इंक्रीज और डिक्रीज होता है। इंस्पिरेशन की प्रोसेस देखिए, ये इंस्पिरेशन की प्रोसेस है, ठीक है। इंस्पिरेशन में क्या होता है, जो हमारा डायफ्राम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये जो रेड लाइनिंग में यहां पर दिखाया गया है ना, ये देखिए रेड लाइनिंग आपको हल्की सी दिखाई दे रही होगी, ये डायफ्राम है और ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यानी कि खींच रहा है। और किसी चीज की वॉल को हम खींच देते हैं मान लीजिए, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो उसके अंदर जो एयर है उसका प्रेशर ऑफ कोर्स डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज में एक तो हेल्प कर रहा है हमारा डायफ्राम, और दूसरी हेल्प हो रही है हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के द्वारा। ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, और कॉन्ट्रैक्ट करने के साथ साथ रिब्स को और स्टर्नम को एक्सपेंड कर रही हैं। देखिए इसको समझाने के लिए एक स्लाइड और है हमारे पास। जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, दो टाइप की है, एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो रिब्स के साथ अटैच हैं, आपको दिखाई यहां देखिए, ठीक है, दोनों ही अटैच हैं। लेकिन रिब्स को और स्टर्नम हमने आपको लेक्चर में भी बताया था, स्टर्नम ये हमारी एक बोन है, यहां पर इस चीज को एक्सपेंड कर देती है। कौन कर देती है एक्सपेंड? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। रिब्स एक्सपेंड हो गए हैं और साथ ही साथ हमारा स्टर्नम एक्सपेंड हो गया है, थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड हो गई है, तो क्या हो गया? वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। एक बार आप अपने चेस्ट पर हाथ रखिए और सांस अंदर लीजिए। क्या हो रहा है? आपको फील हो रहा होगा कि आपकी चेस्ट जो है एक्सपेंड हो रही है, ठीक है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वो रिब्स जो हैं वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। और इसी तरह से जब आप सांस छोड़ रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं तो कैसा फील हो रहा है? आपको फील होगा कि आपका जो चेस्ट है, जो रिब्स है, वो अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स और रिब्स की वजह से थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड हो गई, जिसकी वजह से एयर जो है वो बॉडी के अंदर आ गई। और एक्सपीरेशन में क्या हो रहा है? डायफ्राम रिलैक्स हो रहा है। डायफ्राम हमने खींचा था, अब उसको वापस छोड़ दिया है, तो वो रिलैक्स होकर के वापस अपनी उसी पोजीशन में जा रहा है। और इसी तरह से एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्स हो रही हैं, वो भी वापस अपनी उसी पोजीशन में जा रही हैं। साथ ही साथ रिब्स और स्टर्नम भी उसी पोजीशन में जा रहे हैं, जिससे कि थोरेसिक कैविटी जो है वो रिड्यूस हो गई, यानी कि वॉल्यूम जो है लंग्स का, पल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो गया है। डिक्रीज होने से प्रेशर अंदर इंक्रीज हो गया है, और अंदर इंक्रीज है और बाहर कम है, यानी अंदर हाई प्रेशर है, बाहर लो प्रेशर है, तो एयर बाहर की तरफ मूव कर जाएगी। यही तो प्रोसेस है ब्रीथिंग का, सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। क्या क्या चीजें हेल्प कर रही हैं आपको अब आइडिया लग गया होगा। क्वेश्चन पर चलते हैं फिर से। तो क्या लेरिंक्स कहीं पर था कि जो हमें ब्रीथिंग मूवमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है? नहीं,
कहीं पर नहीं है लेरिंक्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए आ गया है। लेरिंक्स के बारे में बात करते हैं। लेरिंक्स क्या होता है? लेरिंक्स ये पार्ट होता है बच्चों जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन का पार्ट है, जिसके थ्रू एयर अंदर जाती है, लेकिन ब्रीथिंग मूवमेंट में ये कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। ये कंट्रीब्यूशन कहां करता है? ये साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। लेरिंक्स को साउंड बॉक्स ही तो कहते हैं। आप यहाँ हाथ लगाइए और बोलते वक्त आवाज चेंज हो रही है। जैसे जैसे लेरिंक्स में आप टच करते हैं तो आपकी आवाज चेंज हो रही है। यही तो साउंड बॉक्स है, वॉइस बॉक्स है, जिसके कारण हम बोल पा रहे हैं, आप हमें सुन पा रहे हैं। ठीक है। लेरिंक्स अगर हम बोलेंगे ही नहीं तो आप सुनेंगे कैसे? ठीक है। तो लेरिंक्स ही साउंड बॉक्स है, वॉइस बॉक्स है, जो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। बाकी रिब्स कंट्रीब्यूट करते हैं, डायफ्राम कंट्रीब्यूट करता है, और इंटरकोस्टल मसल्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं। समझ में आ गई? कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो हेजिटेट बिल्कुल भी नहीं करना है पूछने में। ठीक है। कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। बहुत तरीके हैं पूछने के। ठीक है। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर डेली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उनका आंसर वहाँ पर दे सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इनके सॉल्यूशंस भी आपको डेली मिलेंगे आपको, और नेट से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। अपना ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच।